लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज पहले बात G7 की। जी हाँ, कनाडा में जो 15 से 17 तारीख तक 7 जो आर्थिक संपन्न देश है उनका जो शिखर सम्मेलन है वो कनाडा में हुआ। भारत समेत कुछ अन्य देश भी उसमें आमंत्रित थे, लेकिन मूल रूप से जो सम्मेलन है G7 कहा जाता है। सम्मेलन हुआ, बहुत सी इसमें बातें निकली कि शिखर वार्ता हुई, तमाम देशों के लोग एक दूसरे से मिले, नेताओं ने। और जो मध्य पूर्व में संकट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, इसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी यात्रा एक दिन पहले ही समाप्त करके चले गए। उन्होंने कारण सिर्फ यही बताया कि मध्य पूर्व में जो एक बड़ा संकट है उस पर कुछ जरूरी मीटिंग है, इसके कारण उनको निकलना पड़ रहा है। 1975 साल, उससे पहले जब 73-74 में तेल संकट और आर्थिक संकट से दुनिया गुजर रही थी, तो संपन्न राष्ट्रों के बीच एक सहमति बनी कि क्यों ना एक ऐसा सम्मेलन विकसित किया जाए, ऐसे सम्मेलन, ऐसे राष्ट्रों के समूह का गठन किया जाए जो विश्व में आर्थिक समस्याएं, आतंकवाद और युद्ध से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करें और उनके समाधान के लिए अपनी राय भी दें और अपनी तरफ से प्रयास भी करें। 75 के बाद आज 50 साल हो गए हैं और 50 साल में बारी बारी से इसके जो 7 देश हैं समूह में, वो बारी बारी से एक एक करके एक एक देश में इनकी बैठक होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो G7 का गठन हुआ था उसके उद्देश्य क्या थे और क्या ये समूह उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा है। निश्चित रूप से 75 के बाद से आज तक अगर हम देखें तो दुनिया के अनेक कोनों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग मुद्दों को लेकर युद्ध हुए। कोरोना काल आया, तब दुनिया आर्थिक संकट के एक विषम दौर से भी गुजरी। और अभी अगर हम बात पिछले 4 साल की करें, 2021 से, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसने देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को आर्थिक संकट के दौर में पहुंचा दिया है। रूस का यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने रूस पे प्रतिबंध लगाए, बोले तेल इनसे नहीं खरीदेंगे। उसके बाद में जब खाड़ी देश में फिलिस्तीन का जो हमास संगठन है उसने जब हमला किया इजराइल पर और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा और कुछ लोगों को बंधक बनाकर ले गए, उसके बाद से 4 साल में जो दुनिया में आर्थिक संकट चल रहा है और युद्ध के मोर्चे पर भी दुनिया में विभीषिका का एक ऐसा दौर चल रहा है। शिखर सम्मेलन जो G7 का हुआ उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उसके नतीजे क्या निकले, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? सवाल आपके और मेरे मन में उठता है, जो उठना स्वाभाविक है, कि 4 साल से जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है इसमें G7 की क्या भूमिका है? खाड़ी में जो इजराइल का फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और अब ईरान से युद्ध चल रहा है, इसमें G7 की क्या भूमिका है? तो साफ तस्वीर नजर आ जाएगी। इसमें शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें इजराइल ने जो ईरान पर कार्रवाई की है उसका समर्थन किया गया। और इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ऐसे देश हैं। एक समय में इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन बाद में इसमें से रूस को हटा दिया गया। तो दुनिया में आज की तारीख में अगर जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आती है, साफ तौर पे भले ही 2 धड़े ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक अमेरिका है जिसका नेतृत्व करता है जिस धड़े का, उसमें नाटो भी शामिल है, नाटो यूरोप के जो देश हैं वो शामिल हैं उसमें, और दूसरे और कई देश जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, कई देश अमेरिका के साथ अलग अलग मोर्चों पर सहयोगी की भूमिका निभाते हैं।
कुछ देश इसमें ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, जो अमेरिका के साथ हैं लेकिन दूसरे गुट के खिलाफ नहीं है। दूसरी तरफ रूस है, चीन है, ईरान है, उत्तर कोरिया है। इसमें भी कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान जैसे देश जो हैं, जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ नहीं आते लेकिन गाहे बगाहे वो इस गुट के साथ खड़े नजर आते हैं। तो जब G7 का गठन इस मुद्दे के लिए, इस लक्ष्य के लिए किया गया था कि आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक संकट है, युद्ध का संकट है, आतंकवाद का संकट है, इससे निपटने में ये गुट भूमिका अदा करेगा। लेकिन अगर दूसरा गुट आज चीन, और जिस समय ये बना G7 वो आर्थिक संपन्न देशों का गुट था 1975 में। लेकिन आप आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 50 साल में स्थिति कितनी बदल गई है। जो भारत उस 1975 के दौर में पाकिस्तान से युद्ध के बाद जब संभला ही संभला था, उस समय भारत की गिनती विकासशील देश में होती थी और चीन भी आज की तरह इतना विकसित नहीं था, इतना आर्थिक संपन्न नहीं था। तो क्या आज G7 जैसे देश समूह में भारत, चीन और रूस का शामिल होना अनिवार्य नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल ही कहा कि इसमें बेहतर हो कि अगर रूस और चीन भी शामिल हो जाएं। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच अगर देशों के समूह बनता है, मंच बनता है, तो वो तभी सफल हो सकता है कि जब उसमें सभी गुटों का समावेश हो। खाली एक मोर्चे के देश अगर शामिल हों, मतलब ये जो G7 लगता है इसमें सिर्फ अमेरिकी की छाया दिखती है। अगर अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है तो सारे के सारे देशों ने इजराइल के पक्ष में समर्थन जाहिर कर दिया। निश्चित रूप से जो इजराइल कर रहा है वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के अंदर आतंकवाद की, पहलगाम में कायराना हमला हरकत की, उसके जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान पर प्रतिकार किया, तब G7 कहाँ था? अगर G7 का उद्देश्य आतंकवाद जैसे मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाना है तो क्या G7 ने उस समय आवाज उठाई? और क्या G7 उस समय भारत के साथ उस दृढ़ता से खड़ा हुआ जिस दृढ़ता से आज वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है? तो सवाल किसी समूह के बनने या बिगड़ने का नहीं है। सवाल है कि वो अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब उसमें पारदर्शिता हो और सभी समूह, सभी गुटों के देश उसमें शामिल हो। उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि अमेरिका की रूस से नहीं बनती, अमेरिका की चीन से नहीं बनती। चीन आज शक्तिशाली देश है और एक जमाने में कभी सोवियत संघ बड़ी ताकत हुआ करता था, सुपर पावर होता था, लेकिन आज ये स्वीकार करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के बाद चीन एक सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो आर्थिक संपन्नता हो, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे खेलों में उसका जो दखल हो, अमेरिका को बराबर टक्कर देता है। तो इसलिए G7 का सम्मेलन होना सिर्फ हो गया शिखर वार्ता, प्रेस नोट जारी हो गए, नेता एक दूसरे से मिल लिए, ये भी अच्छा है, एक मिलकर एक कोई सही रास्ते पे निकालने के लिए कोशिश करना, लेकिन इसका असली लक्ष्य पाने में ये सफल तभी होगा जब इसे और प्रभावी बनाया जाए। G7 की जगह भले इसको G10 नाम किया जाए, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर रूस, चीन और भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के सदस्य नहीं होते तो क्या इसकी उपयोगिता हासिल कर पाएगा? ये इस पे एक सवाल खड़ा होता है। और सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि हर साल में जो एक साल में इनकी बैठक होती है उसका बाकायदा प्रेस नोट बाद में जारी किया जाता है कि हमने ये किया, हमने इस पे राय दी, हमारे समूह की जो बैठक हुई उसमें ये मुद्दे निकल के आए। लेकिन बेहतर हो अगर ये G7 हर साल एक बुलेटिन भी जारी करे, उस बुलेटिन में उस साल की पूरी तस्वीर प्रदर्शित की जाए कि ये आर्थिक संकट आया तो इस समय G7 ने अपनी ये भूमिका निभाई, ये आतंकवाद का हमला हुआ इस देश पे तो G7 ने ये भूमिका निभाई और उसका निवारण करने में ये मददगार साबित हुआ। कहीं अगर युद्ध हुआ तो G7 की क्या भूमिका है?
सवाल G7 का नहीं, सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ है, G20 भी है, नाटो भी है, क्वाड भी है, विश्व में अनेक संगठन बने हुए हैं। लेकिन जब इनकी भूमिका पर नजर डालते हैं तो इनकी भूमिका बहुत साफ तस्वीर नजर नहीं आती। नाटो का जो है पूरा का पूरा अमेरिका के साथ है, निश्चित रूप से वो एक समूह है, एक गुट है, एक अमेरिका का सपोर्टिव संगठन है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ पे जब सवाल उठता है, इतने देश, पूरी दुनिया का उस पर भरोसा है, लेकिन जब तमाम युद्ध चलते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका धुंधली नजर आती है। वो लक्ष्य लेकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, सुरक्षा परिषद की बैठकें होती हैं, सामान्य सभा की बैठकें होती हैं, दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन जब तक अगर हल नहीं निकलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई ताकत नहीं होती है सिवाय एक बयान जारी करने के या निंदा करने के या उसको एक अपील करने के। तो अपीलों से अगर युद्ध खत्म होते तो शायद दुनिया में कोई युद्ध होता ही नहीं, ना पहला विश्व युद्ध होता, ना दूसरा विश्व युद्ध होता, और ना ईरान और जो इजराइल के बीच हो रहा है। तमाम देशों ने अपील की, पहले भी की कि दोनों देश संयम से काम लें, अभी भी अपील कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल अपील का नहीं, सवाल उस समूह की बैठकों का नहीं, सवाल इस चीज का है कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए इसका गठन किया गया, क्या वो इसकी उपयोगिता को साबित कर पा रहे हैं। तो वो बुलेटिन अगर जारी हो, उसमें बताया जाए कि इसने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं कर पाया। अगर ये नहीं कर पाया तो उसके पीछे कारण क्या है। और जब सभी गुट इसमें शामिल होंगे, सभी पोल, जिसको कहते हैं कि नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, ये तमाम जब बड़े 10-15 देश अगर शामिल होंगे, भले ही 5 जो संगठन है उनको खत्म कर दिया जाए, एक ही संगठन बनाया जाए, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो, तो शायद दुनिया आज जिस दौर में खड़ी है, जिस विषम परिस्थितियों पे खड़ी है, जिस चौराहे पे खड़ी है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, वो तब तक दूर नहीं होगा जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी। अगर हम एक पाले में एक लोग खड़े हो जाएंगे और दूसरे पाले में दूसरी तरफ, और फिर हम शांति का माहौल बनाना चाहेंगे या आर्थिक संकट से उबरने के हम उपाय खोजेंगे, तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज की दूसरी खबर, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। G7 की बैठक में इन दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप बीच में ही सम्मेलन छोड़कर एक दिन पहले चले गए, तो मुलाकात नहीं हो पाई। भारत ने, जो ट्रंप से बातचीत हुई लगभग 30-35 मिनट की, कि भारत ने साफ कर दिया है कि कहीं भी अगर युद्ध होता है या भारत का किसी से टकराव होता है या कोई भी अन्य मुद्दा होता है भारत के साथ, तो वह किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। और जैसा भारत ने पहले भी कहा कि अब अगर हम पे कोई भी आतंककारी हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उस आतंककारी हमले को हम युद्ध के रूप में लेंगे और उसी तरह हम प्रतिकार करेंगे। अच्छी बात है, भारत ने अमेरिका को ये बातें बताई, लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत ये मानता है कि हम किसी भी देश को मध्यस्थता का मौका करने नहीं देंगे, मध्यस्थ बनने का मौका नहीं देंगे, तो फिर इतनी बातें अमेरिका से कहने का क्या मतलब। क्या अमेरिका अगर यमन पर हमला करता है तो भारत को बताता है? ठीक है, दुनिया का शक्तिशाली देश है और 1 to 1 अगर बातचीत होती है तो उसमें जो भी मुद्दे होते हैं उठने चाहिए, फोन पे भी हुई। लेकिन हमें अगर अपनी ताकत दिखानी है, इजराइल अमेरिका का कितने भी साथी हो, लेकिन कई मौकों पर इजराइल अपने देश की जो प्राथमिकता है, अपने देश की जो जरूरत है, उसके हिसाब से निर्णय लेता है। वो न अमेरिका से पूछता है, न संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछता है। उसे ये चिंता नहीं कि ईरान के खिलाफ जो उसने युद्ध छेड़ा है वो कितने दिन चलेगा, और उसे इस बात की भी चिंता नहीं कि पिछले 1.5 साल में $50 बिलियन, $50 बिलियन का मतलब 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 1.5-2 साल में इजराइल युद्ध में फूंक चुका है।
जो उसकी जीडीपी का कुल लगभग 9% से अधिक है। तो भारत को भी अपनी जो ताकत है उसको उस रूप में पहचाननी होगी कि क्या हम अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो या ब्रिटेन हो या नाटो हो, किसी भी कोई भी संगठन हो, क्या हम उसको ये बताएं कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम बार बार ऐसा कहते हैं तो उसमें एक सवाल उठता है, उसमें एक संदेह होता है कि आखिर हमको ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। जब हम एक बार कह चुके कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे तो अमेरिका को हमको ये बताने की जरूरत क्या है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस तरह अभी पिछले महीने जो पाकिस्तान के साथ 4 दिन का एक संक्षिप्त युद्ध माने उसे, झड़प माने उसको, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई माने, लेकिन भारत ने जिस तरह से युद्ध विराम किया वो चाहे अपनी मर्जी पे किया, और जो आज भारत ने अमेरिका को बताया भी कि पाकिस्तान ने आग्रह किया इसलिए हमने उसको युद्ध विराम को स्वीकार किया। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति उस युद्ध विराम से पहले ट्वीट कर देते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होने वाला है, तो निश्चित रूप से दुनिया के तमाम देश और हमारे यहाँ भी राजनीतिक दलों को ये सवाल उठाने का मौका तो मिलेगा कि अगर आप एक तरफ कहते हो कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरी तरफ ट्रंप के ट्वीट के बाद आप युद्ध विराम की घोषणा करते हो, तो भारत ने अमेरिका को जो कहा खरी खरी सुनाई, खरी खरी सुनानी चाहिए। और जो इजराइल दुनिया में दिखा रहा है नेशन फर्स्ट, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, और हम उसके अनुरूप निर्णय करें। और किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे या हमने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, कि हम ये कहें कि नहीं पहले उन्होंने हमला पहलगाम में घटना की इसलिए किया। नहीं, हमें अपनी रक्षा का, आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और जिस तरह दुनिया के दूसरे देश या जिस तरह भारत की पहचान बनी है, हम इतनी बड़ी शक्ति भी बने हैं, आज आर्थिक शक्ति है, हम सैन्य शक्ति भी है, तो हमें किसी को सामने ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आम भारतीय इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। देश की परिस्थितियां जो हैं वो सब देश वाले सभी राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक मतभेद को दरकिनार करते हुए, जिस तरह पहले चाहे वो 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या करगिल वार हो या अब पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा देश एकजुट था। और देश की जो सरकार है उसको तमाम दुनिया के देशों के सामने उसी तरह से अपनी बात मुखरता से रखनी चाहिए, खरे खरे ढंग से रखनी चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.